बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्पेशल एग्ज़ाम के वो कैंडिडेट्स जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी को एज एन ऑप्शनल ऑप्ट किया है उनसे मुखातिब हूँ। इनफैक्ट मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने 17 अक्टूबर को जो क्रिमिनोलॉजी का पेपर है उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए अप्रोच किया, तो मैंने इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड करने की बजाय ये मुनासिब समझा कि अपनी सबमिशंस को इस वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करूँ। इसमें सबसे पहली और अहम बात तो यह है कि आपका पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपको सिलेबस में से कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। बल्कि यही बात नहीं है, कंपेटिटिव एग्जाम का एग्जामिनर बाउंड नहीं है कि वही टॉपिक्स जो प्रिसाइजली सिलेबस में इनकॉर्पोरेटेड है उन पे सवाल करे। वो आपसे सिलेबस से बाहर भी सवाल कर सकता है। तो सिलेबस से बाहर सवाल का आना कंपेटिटिव एग्जाम में कोई अनकॉमन बात नहीं है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा एग्जामिनेबल समझा जाता है, जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई हैव बीन टीचिंग क्रिमिनोलॉजी इन नेशनल ऑफिसर्स अकेडमी फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। तो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपका जो 2 दिन बाद एग्ज़ाम है उसमें कौन से टॉपिक्स हैं जिनके पूछे जाने की ज़्यादा लाइकलीहुड है। लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन ये जस्ट एक गेस है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो टॉपिक्स मैं आपसे शेयर करूं उसके अलावा जो है सिलेबस को आप ऑल टुगेदर छोड़ दें। मकसद ये है कि जो टॉपिक्स मैं भी आपसे शेयर करूंगा उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, उनकी लाइकलीहुड ज़्यादा है। तो जैसे आपको पता है कि क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। हर सेक्शन में आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं जिनमें से आपको 1 सवाल अटेम्प्ट करना होता है। 50% चॉइस होती है। तो जनाब अगर हम सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 का मेजर पोर्शन जो है वो थेरीज़ हैं क्रिमिनोलॉजी की, और 1 सवाल जनरली जो है वो थेरीज़ पे ज़रूर आता है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि डायरेक्ट सवाल करने की बजाय सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन किया गया। तो करंट एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मेरे ख्याल में जो थेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें रैशनल चॉइस थेरी है, उसमें बैक्टीरिया और बेंथम दोनों के व्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं। फिर बायोलॉजिकल स्कूल है जिसमें आपकी फ्रेनोलॉजी है, फिजियोनोमी है, आपकी एटाविज़म थेरी है लोम्ब्रोसो की, इसी तरह गोरिंग की इनहेरिटेंस थेरी है, आपकी विलियम शेल्डन की स्मेटोटाइप थेरी है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ सोशियोलॉजिकल स्कूल भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3 मेजर स्कूल्स हैं इन पे आपने जो है वो ज़्यादा फोकस करना है। इन पे सवाल आने की लाइकलीहुड मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए वो है इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन क्राइम। इस पे लास्ट पेपर्स में 1 दफ़ा सवाल आ चुका है, दोबारा नहीं पूछा गया, तो मेरे ख्याल में इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। द थर्ड टॉपिक इज स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। ये भी ऑफन रिपीटेड टॉपिक है, इस पे अक्सर सवाल आता है। अगर आप पिछले पेपर्स देखें तो इस दफ़ा भी इस पे सवाल आने के चांसेस हैं। तो ये जो 3 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं सेक्शन 1 में, इनको आप स्पेशली प्रिपेयर करें। उसके बाद अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में जो पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी एंड जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी की बात करें तो उसकी कॉजेज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं, रिस्क और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। इसी तरह जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, अब पाकिस्तान में जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है इट इज़ गवर्न अंडर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। तो इस लॉ की जो मेजर प्रोविजंस हैं वो आप ज़रूर पढ़ें। मैंने अपनी बुक में जो है वो समराइज फॉर्म में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 जो है उसकी मेजर प्रोविजंस दी हुई हैं। इसी तरह पुलिस रिफॉर्म्स, इस पे पहले भी सवाल आ चुका है और इस एग्ज़ाम में भी इस पे सवाल आने के काफ़ी चांसेस हैं। फिर प्रोबेशन एंड पैरोल, प्रोबेशन एंड पैरोल पे भी 1 दफ़ा सवाल आया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस दफ़ा इस पे सवाल आने के मेरे ख्याल से काफ़ी चांसेस हैं। अगर हम बात करें पार्ट 3 की तो पार्ट 3 में एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में और इस एग्ज़ाम में भी चांसेस हैं वो है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की हम जब बात करें तो उसमें
हमारी लीगल प्रोविजंस क्या है, हमारा लीगल फ्रेमवर्क जो है वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को कैसे सपोर्ट करता है, उसकी एविडेंशरी वैल्यू क्या है। तो जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है लास्ट ईयर, तो हमने ये बातें जो है वो क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। उसके बाद इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरपोल है, सबसे ज़्यादा इसी पे सवाल आता है, आगे भी इस पे आने के चांसेस हैं। और दूसरा मेरे ख्याल में UNODC है, क्योंकि UNODC पे पहले सवाल नहीं आया, तो इस दफ़ा अगर इंटरपोल के अलावा किसी एजेंसी को क्वेश्चन किया गया तो मेरे ख्याल से वो UNODC होगी। तो ये था पार्ट 3, इसमें मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए। उसके बाद अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो उसमें कम्युनिटी पुलिसिंग, उस पर पहले भी सवाल आ चुका है, एग्जामिनेबल टॉपिक है, आगे भी सवाल आ सकता है। आपको कम्युनिटी पुलिसिंग का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। पाकिस्तान के लीगल फ्रेमवर्क में कम्युनिटी पुलिसिंग से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, ये हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, मेरी बुक में भी मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत करंट टॉपिक है, एग्जामिनेबल टॉपिक है, पहले भी इस पे सवाल आते रहे हैं। तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग का पता होना चाहिए। पाकिस्तान के जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई विद रिगार्ड टू FATF, उसका आपको पता होना चाहिए। जो हमारा AML एक्ट है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, उसकी मेजर प्रोविजंस का आपको पता होना चाहिए। फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर NAB है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, NAB पे भी पहले सवाल आता रहा है, इस साल भी उस पर सवाल आने के चांसेस हैं। और स्पेशली जो NAB लॉ में रीसेंट अमेंडमेंट्स हुई उनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने अभी जो हमारी क्रिमिनोलॉजी की ये बुक है नोवा की, उसमें मैंने जो NAB लॉ में अमेंडमेंट हुई उस पर क्रिटिसिज्म क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, वो सारी डिटेल्स मैंने इस बुक में इनकॉर्पोरेट की हैं। जो लोकल एजेंसीज़ हैं उसमें FIA पे पहले सवाल आ चुका है, तो मेरे ख्याल से अगर NAB के अलावा किसी एजेंसी पे सवाल किया गया तो वो ANF होगी। तो ANF के बारे में भी डिटेल जो है वो मेरी बुक में अवेलेबल है। डिटेल में उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उस पर क्रिटिसिज्म क्या होती है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरी बुक में अवेलेबल है। उसके बाद साइबर क्राइम्स एक करंट टॉपिक है। साइबर क्राइम से भी पहले सवाल आ चुका है, फ्यूचर में भी आ सकता है। हमारा जो PICA लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, उसकी मेजर प्रोविजंस में किस तरह के क्राइम्स हैं, उनकी पनिशमेंट्स क्या है, साइबर क्राइम्स का ओवरऑल रोल क्या है, इन चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए, जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है नोवा में, ऑनलाइन या इन कैंपस, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। बुक में भी ये टॉपिक अवेलेबल हैं और बहुत डिटेल में अवेलेबल हैं। एग्जामिनर जो व्यू है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये टॉपिक्स जो है मैंने बुक में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। तो अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं आपसे ये कहूँगा कि ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, उसके अलावा पूरा सिलेबस इम्पॉर्टेंट है। क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड जो करंट हैपनिंग्स हैं, जो करंट इश्यूज़ हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग जो आपके पास टाइम अवेलेबल है उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ करें, इन टॉपिक्स को बार बार रिव्यू करें। आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।